नमस्कार बच्चों सबको। आज अपन चर्चा करने वाले हैं गुप्त प्रशासन, स्थापत्य कला, साहित्य कला के बारे में। कल अपन ने चर्चा की थी विभिन्न प्रकार के जो भी शासक गद्दी पर बैठे थे, उनका काल, उनकी उपाधियां, उन सब के बारे में अपन ने अध्ययन किया था। तो आज अपन चलते हैं कि गुप्त साम्राज्य, जितने भी शासकों ने शासन किया, उनका साम्राज्य किस तरह का था, उनका प्रशासन कैसा था। तो सबसे पहले हम प्रशासन की बात करें तो अपन इसमें फर्स्ट है केंद्रीयकृत नहीं था, मतलब विकेंद्रीयकरण था। विकेंद्रीयकरण मतलब गुप्त प्रशासन विभिन्न भागों में बंटा हुआ था। अपन बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं प्रशासन। प्रशासन में सबसे जो शक्तिशाली धुरी थी प्रशासन की, वो था राजा। गुप्त जो काल था वो एक तरह से राजाओं का काल था। राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। राजा जो था वो दैवीय गुणों से युक्त था। से युक्त माना जाता था। समस्त प्रकार की शक्तियां, सेना, वित्त, प्रशासन, न्याय, कानून, समस्त प्रकार की शक्तियां किसमें निहित थी? राजा में निहित थी। तो यानी सबसे पहले हम शुरुआत करें कि प्रशासन की तो सबसे शक्तिशाली जो धुरी था वो शासक था, राजा था। राजा राजतंत्रात्मक व्यवस्था के अंतर्गत राजा अपने आप बनता था, वंशानुगत तरीका था। वंशानुगत शासन व्यवस्था थी। सामान्यतया वंशानुगत ही शासक हुए गुप्त काल में। दैवीय गुणों से युक्त थे और इसके लिए इन्होंने विभिन्न प्रकार की उपाधियां धारण की। जैसे अपन ने पढ़ा था, महाराजाधिराज, परम भागवत, है ना, परमेश्वर। इन उपाधियों को धारण करने का मूल उद्देश्य भी यही था कि जनता शासक को दैवीय गुणों से युक्त माने और समस्त प्रकार की शक्तियां, समस्त सेना, वित्त, प्रशासन, न्याय, कानून सब राजा के अंतर्गत ही आते थे। और राजा की सहायता के लिए हम कह सकते हैं कि शासन व्यवस्था तीन भागों में बंटी हुई थी। पहला अपन कहें तो केंद्रीय प्रशासन, केंद्रीय, दूसरा प्रांतीय और तीसरा है स्थानीय, स्थानीय शासन। केंद्रीय में राजा और उसकी मंत्री परिषद, मंत्री परिषद थी। राजा अपनी मंत्री परिषद की सहायता से शासन करता था। अनेक प्रकार के डिपार्टमेंट्स थे, विभाग थे और हर विभाग का एक अधिकारी, जो मुख्य हम कह सकते हैं, मंत्री परिषद के जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे उसका हर डिपार्टमेंट का एक उच्च अधिकारी होता था जो पूरे उस विभाग को देखा करता था। तो इस तरह से उसका शासन चलाया जाता था। राजा था और राजा के नीचे मंत्री परिषद थी। मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार शासक अपने दायित्वों का निर्वहन किया करता था। प्रांतीय प्रशासन के अंतर्गत अपन देखें तो जो इकाइयां थी पूरे प्रशासन की, वो सबसे पहले हम बात करें तो देश या राष्ट्र, देश या राष्ट्र जो इकाइयां थी प्रशासनिक, वो बंटी हुई थी देश, राष्ट्र, भुक्ति, ठीक है, विषय, विधि,
ठीक है। इन इकाइयों में प्रांत बंटे हुए थे। देश और राष्ट्र का शासन राजा चलाता था। भुक्ति भुक्ति एक तरह से प्रांतीय इकाई थी, और प्रांतीय इकाई में भुक्ति का जो शासन था वो विषयपति, भुक्ति का प्रशासन चलाता था विषयपति। ये भुक्ति का प्रशासन विषयपति चलाता था। और इसके अलावा जो प्रांतों में अपने अपने जो प्रांतपति थे, या हम कह सकते हैं विषयपति थे, उनके अधीन अपनी सेना, अपना सिक्का, अभिलेख, अभिलेख लिखवाने का इन सबको अपना अपना अधिकार था। तो केंद्र में अपन कह सकते हैं कि राजा मंत्री परिषद की सहायता से केंद्रीय व्यवस्था संभालता था, पूरे देश का शासन चलाया जाता था। प्रांत देश या राष्ट्र यानी भुक्ति में बंटे हुए थे। भुक्ति का जो शासक कहलाता था विषयपति, और विषयपति पूरे प्रांत का शासन चलाता था, और इनके पास अपनी सेना होती थी। इनको कर लगाने का भी अधिकार था, इनको सिक्के चलाने का अधिकार था। इसके अलावा ये अपने अभिलेख भी लिखवा सकते थे। मतलब पूरी तरह से प्रांतीय व्यवस्था एक तरह से स्वतंत्र थी। ये सेना भी रखते थे। स्थानीय प्रशासन में हम बात करें तो वीथी से छोटी इकाई थी पैठ। पैठ में कई गांव होते थे, और सबसे छोटी इकाई जो थी वो थी गांव। ठीक है। गांव का जो मुखिया था वो ग्राम का मुखिया ग्रामिक था। जो अपना जो प्रशासन था वो मेहतर है। इसके अलावा दूसरे जो गांव के जो अधिकारी होते थे, जैसे उनसे ये शासन अपना चलाता था। तो ये था पूरा एक तरह से हम कह सकते हैं प्रशासन 3 भागों में बंटा हुआ, केंद्रीय, प्रांतीय, स्थानीय। यानी राजा सबसे शक्तिशाली था, राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। देश या राष्ट्र का शासन राजा और उसकी मंत्री परिषद चलाती थी। मंत्री परिषद में अनेक प्रकार के विभाग थे और उसके अधिकारी थे, और उन अधिकारियों के माध्यम से पूरा प्रशासन चलाया जाता था देश का। आज की तरह अपन तुलना करें तो हमारी भी एक सरकार है पूरी, जिसमें केंद्रीय व्यवस्था है, प्रांतीय व्यवस्था और स्थानीय स्वशासन है। केंद्र में पूरा शासन हमारा मंत्री परिषद चलाती है, प्रधानमंत्री चलाता है। उसके बाद राज्यों का प्रशासन है वो मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिमंडल चलाता है। और उसके बाद पूरा जो प्रशासन है वो हम कह सकते हैं कि जिलों से नगरों में, गांवों में, इस तरह से बंटा हुआ है। तो गांव प्रांतों में शासन चला, प्रांतों को कहा जाता था भुक्ति, और इनका अधिकारी था विषयपति। इनको विशेष अधिकार प्राप्त थे। विथी विथी से छोटी इकाई थी पैठ, और पैठ में कई गांव आ जाते थे, और गांव की सबसे छोटी इकाई जो स्थानीय स्वशासन की थी वो थी गांव, और इसका अधिकारी कहलाता था ग्रामिक। ठीक है। तो ये यहाँ की प्रशासन व्यवस्था थी। तो अपनी बात हुई प्रशासनिक व्यवस्था की। अब अपन बात करते हैं दूसरा, अपना पॉइंट देख लेते हैं कौन सा था। तो विकेंद्रीकरण मैंने बता दिया कि किस तरह से हमारी जो प्रशासन था गुप्त काल का वो बंटा हुआ था। सामंती व्यवस्था इसका दूसरा पॉइंट है। जैसे सामंती व्यवस्था, सामंती व्यवस्था का मतलब था कि जो पूरा प्रशासन था, और हम प्रांतीय, हमने जो प्रशासनिक व्यवस्था देखी उसमें प्रांतपतियों को बहुत अधिक अधिकार प्राप्त थे। और भूमि अनुदान में मिलने के कारण जो भूमि का केंद्रीकरण था वो भी खत्म हो गया था, और छोटे छोटे सामंत बन गए थे, और सामंतों के पास अपने विशेषाधिकार प्राप्त थे। इनके पास अपनी सेना रहती थी। सामंती व्यवस्था, इनके पास अपनी सेना थी, और आवश्यकता पड़ने पर यही सेना राज्य या देश के काम में आती थी। तो गुप्त प्रशासन केंद्रीयकृत नहीं था। जहां अपन देखते हैं कि मौर्य काल में गुप्त प्रशासन केंद्रीयकरण की तरफ ज्यादा था, और शक्तियां राजा के हाथ में मुख्यतः होती थी। प्रांतों में राज्य को बांटा गया था, लेकिन पूरा जो सेंट्रल जो गवर्नमेंट थी वो पूरे प्रशासन को अपने कंट्रोल में रख रखा था उन्होंने। लेकिन गुप्त काल तक आते आते प्रशासन का विकेंद्रीकरण हुआ, प्रांतों में शासन बंट गया, और वहां
सामंती व्यवस्था लागू हो जाने के कारण सामंतों के पास अपने अपने अधिकार क्षेत्र विशेष उनके पास रहे और पूरी व्यवस्था विकेंद्रीकृत हो गई। तो ये अपन ने पढ़ा प्रशासन। इसके अलावा प्रशासन में कुछ अपन दूसरी बात और पढ़ लेते हैं। ये अपन ने पढ़ा था, तो अब अपन इसी में पढ़ते हैं थोड़ा। कर की बात पढ़े अपन, तो कर भूमि कर मुख्य था, जो 1/4 से 1/6 तक लिया जाता था। ये उस समय भूमि कर था। भूमि कर के अलावा उपहार कर, उपहार कर भी लिया जाता था। मतलब जब राजा गद्दी पर बैठता था तो विभिन्न अधिकारियों के द्वारा, सामंतों के द्वारा उसको उपहार के रूप में भी बहुत सारी चीजें मिलती थी। इसके अलावा बिक्री कर, वस्तुओं की बिक्री पर भी कर लगता था। तो ये सब आय के साधन उस समय थे। न्याय व्यवस्था की बात करें तो सबसे बड़ा अपन ने पढ़ा था कि न्याय व्यवस्था शासक यानी राजा में अधीन थी। राजा के अधीन समस्त न्याय व्यवस्था थी। लेकिन कुछ ऐसे न्यायालय थे जिनको पुग और श्रेणी, पुग या श्रेणी कहा जाता था, और ये न्यायालय न्याय व्यवस्था प्रदान करने के काम में आते थे। मतलब न्याय व्यवस्था न केवल शासक में बल्कि पुग और श्रेणी के द्वारा भी स्थानीय स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर न्याय प्रदान किया जाता था। तो ये हमारी न्याय व्यवस्था थी। सैन्य व्यवस्था की बात करें, सैन्य व्यवस्था की यदि बात करें तो यह अब उतनी शक्तिशाली नहीं रही, शक्तिशाली नहीं रही। धीरे धीरे अपन देखते हैं कि जहां पर बहुत बड़ी सेना मौर्य काल में मौर्य शासकों के पास थी, पैदल सेना अलग थी, अश्वारोही अलग थे, हाथियों की सेना अलग थी, और उनका बड़ा संगठन था, बहुत अच्छी तरह से संगठित सेना थी, सुव्यवस्थित ढंग से उनका नियोजन किया गया था। लेकिन गुप्त काल तक आते आते देखते हैं कि सामंती व्यवस्था के कारण सैन्य व्यवस्था का उतना सुव्यवस्थीकरण नहीं था, क्योंकि जब भी आवश्यकता होती थी सामंत के माध्यम से सेना उपलब्ध करवा दी जाती थी और युद्धों में वो भाग लेती थी। तो सेना उतनी शक्तिशाली और नहीं थी, और नियोजित व्यवस्था नहीं थी, नियोजित व्यवस्था का अभाव था, नियोजित व्यवस्था का अभाव। ठीक है, हम ये पाते हैं गुप्त काल तक आते आते। तो हमने ये प्रशासन के अंदर ये कुछ बातें थी कि कर क्या थी, न्याय व्यवस्था किस तरह से थी, और सैन्य व्यवस्था किस तरह से थी। अब हम वापस चलते हैं कि प्रशासन के बाद कुछ पॉइंट। हाँ, अब अपन बात करें कि समाज कैसा था। प्रशासन के बारे में आपने पढ़ लिया पूरा कि विकेंद्रीकृत व्यवस्था थी, केंद्रीय शासन, प्रांतीय शासन, ग्रामीण शासन था, और सेना सामंतों के पास रहती थी। सामंत जो थे वो बहुत अधिक शक्तिशाली हो गए थे। ये दो व्यवस्थाएं इस समय इंपॉर्टेंट। अब है समाज की हम बात करें तो वर्ण व्यवस्था जटिल। वर्ण व्यवस्था के बारे में अपन ने शुरू से पढ़ा है कि वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता था उसके आधार पर उसका वो जाना जाता था। लेकिन धीरे धीरे उत्तर वैदिक तक आते आते भी जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म के आधार पर बननी स्टार्ट हो गई थी। और अपन ने बाद में भी देखा कि धीरे धीरे मौर्य काल या हम यहाँ तक देखें गुप्त काल तक भी वर्ण व्यवस्था वही 4 वर्ण थे: ब्राह्मण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र। ठीक है, तो ये 4 वर्ण बन गए, 4 वर्ण जो थे इस समय। और ये व्यवस्था भी जटिल होती चली गई। ब्राह्मणों सर्वाधिक शक्तिशाली माने जाते थे, इनको किसी भी परिस्थिति में मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता था। यानी कोई भी अपराध कर लेते थे ब्राह्मण, लेकिन उनको मृत्यु दंड प्राप्त नहीं था, उनको छूट थी। क्षत्रिय
क्षत्रिय एक तरह से देश की रक्षा करने का काम करते थे और ये भी विशेषाधिकार प्राप्त था इनको। लेकिन कई क्षत्रियों ने कृषि व्यापार भी किया है। वैश्य जाति जो मुख्यतः व्यापारिक वर्ग था, व्यापार और वाणिज्य इनके अधीन था वैश्यों के। और शूद्र जाति के बारे में इस समय कहा गया कि शूद्र जाति उतनी निम्न नहीं मानी जाती थी। शूद्रों के बारे में याज्ञवल्क्य की समिति, ये जो स्मृति है, में कहा गया कि शूद्रों की स्थिति अच्छी थी और उनको कृषि करने का अधिकार था। साथ ही इस समय इन्होंने व्यापार के क्षेत्र में भी अपनी भूमिका निभाई थी और कुछ जगह क्षत्रियों का काम भी किया था। तो ये हम देखते हैं कि शूद्रों की स्थिति बिल्कुल सामान्य थी। हालांकि इनका काम था तीनों वर्गों की सेवा करना, लेकिन फिर भी इनका काम निम्न नहीं माना जाता था। लेकिन अब हमने देखा कि वर्ण व्यवस्था जटिल हुई। तो जटिल किस क्रम में, कि इतनी ये व्यवस्थाएं तो थी ही, लेकिन अब जटिलता के क्रम में उपजातियों का उदय हुआ, उपजातियां बनी। उपजातियों में हम देखते हैं कि दो तीन ऐसे वर्ग थे जो नए उत्पन्न हुए। उपजातियों के बनने का कारण क्या रहा था कि एक तो जो अ, विवाह होते थे, अंतरजातीय जो विवाह हुए, उनकी जो संतान उत्पन्न हुई उनका अलग से उनकी जाति निर्धारित कर दी गई, तो वो उपजाति के रूप में उनका उदय हुआ। दूसरा, इस समय उपजाति के रूप में कायस्थ, कायस्थ एक नई उपजाति बनी जिसका कार्य था पढ़ना लिखना, यानी ये राज कार्य में लिखने पढ़ने का काम किया करते थे। और जैसे खातों का, एक तरह से बही खातों का मेंटेनेंस जो होता था, वो काम कायस्थों का था। और आज भी आप देखें तो कायस्थ जो जाति है वो अलग से एक जाति बनी हुई है आज तक भारत में। और इनका काम, ये बड़े इंटेलिजेंट भी होते हैं और पढ़ने लिखने में भी बड़े होशियार होते हैं। जैसे कायस्थ है, माथुर है, बच्चन है, ये इस टाइप की फैमिलीज हैं जो बहुत आगे बढ़ी चढ़ी है अभी भी। ठीक है, तो ये कायस्थ एक उपजाति बनी। दूसरा, इस समय मेहतर, मेहतर, मेहतर बाद में एक उपजाति बन गई। शुरू में जो मेहतर था वो गांव में वृद्ध व्यक्ति को कहा जाता था, वृद्ध व्यक्ति जिसकी सलाह ली जाती थी। कोई भी जमीन का क्रय विक्रय होता था तो उस बारे में इस वृद्ध व्यक्ति से, गांव का जो वृद्ध व्यक्ति होते थे उनसे सलाह ली जाती थी और इनको मेहतर बोला जाता था, मतलब बड़े, है ना। लेकिन बाद में धीरे धीरे ये मेहतर अलग से उपजाति बन गई। तीसरी उपजाति जो बनी इस समय, अछूत, अछूत और या चांडाल, ये भी एक उपजाति के रूप में हमें दिखाई देती है। और फाइयान जो विदेशी यात्री, चंद्रगुप्त के समय फाइयान जो विदेशी यात्री आया था, उसने पूरा वर्णन किया है कि ये अछूत और चांडाल जाति जी थी और ये अस्पृश्य मानी जाती थी, इनको छूना पाप माना जाता था। और ये जब नगर में प्रवेश करते थे तो एक डंडा बजाकर प्रवेश करते थे ताकि दूसरा व्यक्ति इनके सामने से हट जाए, ये छू न सके। और इनका जो काम होता था वो एक तो शवों को जलाना, शवों को जलाना, पक्षियों को मारना, मांस बेचना, मांस बेचना, है ना। तो ये जो काम थे, हाँ, ये अपन पढ़ा रहे थे कि तीन जो ये जातियां थी, उपजातियों के रूप में इनका विभाजन हुआ। कायस्थ जो पढ़ने लिखने का काम करती थी, मेहतर एक वृद्ध व्यक्ति हुआ करता था जो सलाह देता था और बाद में ये एक उपजाति बन गई मेहतर। और एक अछूत और चांडाल, ये एक नई उपजाति बनी जिसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। गुप्त काल में ये जाति का एक तरह से प्रभाव बढ़ा और इसका जो काम था वो निम्न कार्य थे, इसके शवों को जलाना, पक्षियों को मारना, मांस बेचना आदि। और ये इसका वर्णन किया और इनको अस्पृश्य माना जाता था, तो इनकी ज्यादा बुरी स्थिति थी। तो ये हम कह सकते हैं कि समाज में उपजातियों का उदय हुआ। कायस्थ जाति का प्रथम
वर्णन इसी काल में होता है। इसके अलावा कायस्थ जाति के अलावा मैंने 2 जातियां और बताई, मेहतर और अछूत, ये भी उपजातियों के रूप में है सामने देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हम समाज में पढ़ें तो स्त्रियों की जो स्थिति थी, स्त्रियों की स्थिति में भी गिरावट आई। अपन देखते हैं आगे, देखो स्त्रियों की स्थिति में क्या गिरावट आई। स्त्री स्थिति में गिरावट, स्थिति में गिरावट आई। अब स्थिति में गिरावट कैसे कैसे आई, देखो पहला पॉइंट तो ये था कि इस समय बाल विवाह शुरू हो गए। जहां पहले अपन ने पढ़ा था वैदिक काल में, बात करें अपन वैदिक काल की, तो विवाह की उम्र 16 या 17 वर्ष थी, लेकिन अब 12 से 13 वर्ष की आयु में विवाह होने लगे। ठीक है, 12 और 13 वर्ष की आयु में बच्चियों का विवाह किए जाने लगा। दूसरी जो बात है वो कि इस समय हमें गणिकाएं देखने को मिलती है ना। तो वैश्यावृत्ति बढ़ी। हमें इसकी जानकारी देखो, गणिकाओं की जानकारी हमें किसमें मिलती है, कामसूत्र में भी जानकारी मिलती है, कामसूत्र से। और दूसरा हमें मुद्रा राक्षस, मृच्छकटिकम, सॉरी मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम जो लिखा शूद्रक ने, वात्स्यायन का कामसूत्र है, और शूद्रक ने मृच्छकटिकम लिखा। इसमें गणिकाओं के उदाहरण मिलते हैं। जैसे इसमें मृच्छकटिकम की तो कहानी पूरी एक वेश्या और चारुदत्त के उसकी प्रणय गाथा के रूप में है। तो इस समय वेश्याएं देखने को मिली, बाल विवाह हुए, साथ ही सती प्रथा के उदाहरण भी मिलते हैं। गुप्त काल में सती प्रथा का उदाहरण भी हमें पहली बार देखने को मिला, और इसका साक्ष्य मिला हमें एरन अभिलेख में हमें इसका साक्ष्य देखने को मिला। तो स्त्रियों की स्थिति में इस समय गिरावट आई, और इनको वेद अध्ययन, उपनयन, इन अधिकारों से वंचित कर दिया गया, वंचित किया गया। स्त्रियों की कुल मिलाकर इस गुप्त काल तक आते आते स्त्रियों की स्थिति में काफी गिरावट देखने को मिली। स्त्री दासों की स्थिति की बात करें अपन, स्त्रियों की स्थिति पर अपन ने बात की समाज में। दास की स्थिति की, इस समय दास प्रथा भी हमें देखने को मिलती है, लेकिन दास प्रथा में मौर्य काल की तुलना में यहाँ पर शिथिलन देखने को मिला, मतलब शिथिल हुई मतलब कमजोर हुई। दास सामान्यतः उन व्यक्तियों को बनाया जाता था जैसे उनका, वो लोग कोई कर्जे को नहीं चुका पा रहे हैं तो उसके बदले में उनको दास बनना पड़ता था। तो दास प्रथा इस समय शिथिल दिखाई देती है। अछूतों की स्थिति निम्न थी। अछूतों के बारे में अपन ने पढ़ लिया कि इनकी स्थिति बड़ी खराब थी, और ये पूरी तरह से नगरों के बाहर निवास करते थे, और नगर के अंदर प्रवेश करने से पहले इनको डंडा बजाकर सावधान करना पड़ता था लोगों को कि हम लोग आ रहे हैं, आप लोग रास्ते से हट जाएं ताकि हमारी छाया भी आप पर नहीं पड़ सके। तो ये इतना बुरा सुलूक इस समय अछूतों के साथ था। तो ये हमारा समाज था। वर्ण व्यवस्था 4 भागों में बंटी हुई, लेकिन जटिल होती चली गई। उपजातियां आ गई, इस समय उपजातियों का उदय हुआ। कायस्थ जाति का प्रथम विवरण हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा मेहतर मिलते हैं और अछूत मिलते हैं। स्त्रियों की स्थिति थोड़ी गिरावट आई, और दासों की स्थिति थोड़ी शिथिल हुई, मतलब दास की स्थिति उतनी खराब अब नहीं रही। दास अपना काम करके या खेती में मजदूरी आदि करके भी अपने काम से मुक्त हो सकते थे। तो दासों की स्थिति इस समय थोड़ी ठीक हुई। अब बात करें अपन, नेक्स्ट जो अपन पॉइंट है कृषि। तो कृषि में अपन बात करें तो सबसे मुख्य जो व्यवसाय था वो कृषि था इस समय, और इसका कर 1/4 से 1/6 तक लिया जाता था। व्यापार भी होता था इस समय। व्यापार भी अनेक प्रकार के व्यापार बाहर बाहर भी होते थे, आपसी राज्यों में भी होते थे। और श्रेणी व्यवस्था थी, यानी व्यापारियों का संघ। श्रेणी व्यवस्था मतलब व्यापारिक संघ बने हुए थे।
व्यापारिक संघ बने हुए थे जिनको श्रेणी कहा जाता था, और इन व्यापारिक संघों का काफी महत्वपूर्ण स्थान था। नगरों का प्रशासन चलाने के लिए व्यापारिक संघ की सहायता ली जाती थी, इनका काफी महत्व था। इस समय का जो प्रमुख बंदरगाह है वो ताम्रलिप्ति बंदरगाह है, और उज्जैन इस समय सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बनकर उभरा। इस समय सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के आदि भी चलाए गए। दिनार, सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। और ये 144 ग्रेन, शुद्धता की दृष्टि से देखें तो 144 ग्रेन का सिक्का इस समय का मिला है। और इस समय राजा रानी सिक्के, राजा रानी प्रकार के सिक्के मिले हैं। चंद्रगुप्त और चंद्रगुप्त की पत्नी जो उसने विवाह किया था लिच्छवी वंश से, तो वो राजा रानी प्रकार के इस समय सिक्के मिलते हैं, उनके चित्र मिलते हैं। 144 ग्रेन का ये सोने का सिक्का मिला है। चांदी को रूपक या रूप्यक कहा जाता था। चांदी के सिक्के भी चलाए गए इस समय। अपने कहा था कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को जब पराजित किया तो उसके उपलक्ष्य में उसने चांदी के सिक्के चलाए थे। कुमार गुप्त ने इस समय तांबे के सिक्के भी चलाए थे। तो ये कई प्रकार के सिक्कों का हमें इस समय उल्लेख मिलता है। भूमिदान, इस समय भूमिदान काफी होने लगा था, और भूमि मतलब का केंद्रीकरण, भूमि के बड़े बड़े जो हम देखते हैं कि मौर्य काल तक भूमि का विभाजन नहीं हुआ था, इस समय तक आते आते भूमि का विभाजन होने लगा, भूमि दान में दी जाने लगी, और सामंती व्यवस्था का जो हम कह सकते हैं उद्भव इसी भूमिदान विस्तार के कारण ज्यादा हुआ। तो ये अपन ने पढ़ा यहाँ गुप्त पूरा प्रशासन, उसके समाज कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसी थी। नेक्स्ट अपन देखेंगे अब धर्म। धर्म, गुप्त काल के धर्म के बारे में अपन जानकारी लें तो सभी तरह के धर्मों का यहाँ पर पालन होता है। शासक वैष्णव थे, शैव भी थे, बौद्ध धर्म इस समय काफी प्रगति पे था। तो बौद्ध धर्म की यात्रा करने के लिए अपन ने देखा कि फाइयान आया था, तो बौद्ध धर्म से संबंधित भी काफी जानकारी गुप्त काल से हमें मिलती है। और जो यहाँ की मूर्तिकला है, चित्रकला है, उसमें बौद्धों के काफी चित्र भी बने, और जो अजंता और बाघ की गुफाएं हैं वो भी हमें बौद्धकालीन चित्र देखने को उसमें मिलते हैं। तो सभी प्रकार के धर्म थे। शासकों का मुख्य धर्म वैष्णव था, बौद्ध धर्म भी था, शैव धर्म भी था। मंदिरों का निर्माण इस युग में हुआ, मूर्ति पूजा का प्रचार हुआ, मूर्तियां बनने लगी, बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां इस काल में बनी, और मंदिरों का एक नई शैली के आधार पर निर्माण हुआ। अवतारवाद, अवतारों की यहाँ पर कल्पनाएं की गई कि ईश्वर के विभिन्न प्रकार के अवतार हैं। और अपन देखेंगे कि दशावतार मंदिर में विष्णु के 10 अवतारों की मूर्तियां भी बनी हुई हैं। और सबसे प्रमुख जो अवतार माना गया इस काल में वो वाराह अवतार माना गया। तो इस काल का प्रमुख अवतार है गुप्त काल का, वो वाराह अवतार था। और अवतारवाद हम देखते हैं, मंदिरों का निर्माण हुआ बहुत सारा, मूर्ति पूजा, और मुख्य जो धर्म थे वो वैष्णव धर्म, बौद्ध धर्म और शैव धर्म। और जो शासकों का धर्म था वो वैष्णव धर्म था। गरुड़ की जो गरुड़ का चिन्ह है वो सिक्कों पर भी मिला है, तो वैष्णव धर्म था इनका। अब अपन बात करते हैं गुप्त कला। गुप्त कला की सबसे पहले पढ़ेंगे अपन वास्तुकला, फिर चित्रकला, मूर्तिकला, साहित्य। तो सबसे पहले वास्तुकला के बारे में अपन पढ़ें तो अपन विस्तार से इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। इनको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी अपन पूरा देख लेते हैं। वास्तुकला सबसे पहले अपन लेंगे वास्तुकला। वास्तुकला का मतलब होता है स्थापत्य निर्माण कला, यानी किस तरह के भवन, किस तरह के महल, किस तरह की प्रासाद बनते थे। तो सबसे पहले हम वास्तुकला का जो रूप देखने को मिलेगा तो हम देखते हैं कि राजमहल वास्तुकला के उदाहरण है। एक तो राजमहल। वास्तुकला, चित्रकला, मूर्तिकला और साहित्य का स्वर्णिम युग था ये। तो राजमहल के बारे में फाइयान के विवरण से हमें जानकारी मिलती है। फाइयान ने बताया कि राजमहल बहुत सुंदर तरीके से बना करते थे, और इनमें बहुत अधिक कमरे, दालान, आंगन,
ये राजमहलों की विशेषताएं थी। तो वास्तुकला में सबसे पहले अपन राजमहलों को देखते हैं कि किस तरह के राजमहल इस समय राजाओं के रहने के जो निवासी स्थान थे वो मजबूत थे, उनमें कमरे, काफी संख्या में कमरे थे, दालान थे, आंगन थे। तो सबसे पहले अपन राजमहलों की बात करते हैं। उसके बाद जो मुख्य वास्तुकला, स्थापत्य कला हमने को देखने को मिली वो थी, सॉरी, मंदिर निर्माण में। मंदिर निर्माण, अब मंदिरों के निर्माण में अपन देखते हैं कि जो मंदिर सिंपल बना करते थे पहले, मौर्य काल, सॉरी, गुप्त काल से पहले जो मंदिरों का निर्माण था वो बिल्कुल ईंटों के मंदिर होते थे। ठीक है, ईंटों के मंदिर के स्थान पर अब पत्थरों का ज्यादा प्रयोग हुआ, पत्थरों का प्रयोग हुआ। ठीक है, पहली विशेषता ये रही मंदिर निर्माण में कि ईंटों का जो पहले यूज होता था उसके स्थान पर अब पत्थरों का ज्यादा यूज किया जाने लगा। दूसरा, मंदिर की छतें सपाट होती थी, पहले सपाट थी, अब मंदिर की जो छत है वो शिखर, शिखर वाले मंदिर बनने लगे। ठीक है, तो ये मंदिर निर्माण में, और अपन और भी पढ़ेंगे कि और विशेषता क्या हो सकती है मंदिरों की, कि ये चबूतरे पर इसका निर्माण होता था, मंदिरों का निर्माण चबूतरों पर होता था। ठीक है, तो ये तो थी कि मंदिरों की किस तरह से ही बनते थे। तो पहले गुप्त काल से पूर्व ज्यादातर मंदिर ईंटों के मंदिर थे, उनके स्थान पर अब पत्थरों का प्रयोग होने लगा बहुतायत से। हालांकि ईंटों का भी प्रयोग हुआ है लेकिन बहुतायत में अब पत्थरों का उपयोग होने लगा। मंदिर की छतें अब सपाट नहीं रही, अब शिखर बनने लगे। सिंपल होते थे पहले मंदिर, अब लेकिन कलात्मक दृष्टि से अच्छे मंदिर बनने लगे और मंदिरों का निर्माण चबूतरों पर होने लगा, चबूतरों पर मंदिर का निर्माण होता था। तो ये मंदिरों की कला है। इसमें अब मंदिरों के बारे में हम पढ़ेंगे। तीन शैली बनी मंदिर निर्माण की, तीन शैली पढ़ते हैं अपन। ठीक है, पहला है अपनी नागर शैली। कौन सी शैली? नागर शैली। ठीक है, नागर शैली की विशेषता अपन पढ़ लेते हैं कि नागर शैली की विशेषताएं थी, एक तो ये नागर शैली उत्तरी भारत में, उत्तर भारत की शैली थी, उत्तर भारत में इसका प्रयोग हुआ। दूसरा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इतना थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ इसको। उत्तर भारत में नागर शैली, मतलब मंदिर निर्माण की तीन शैलियां थी उस समय, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसिर शैली। तो जो उत्तर भारत के जितने भी मंदिर बने थे, सारे ज्यादातर मंदिर उत्तर भारत में ही बने गुप्त काल में। तो उन मंदिरों में के निर्माण में जिस शैली काम में ली जाती थी वो नागर शैली थी। और नागर शैली की क्या क्या विशेषताएं देखो, पहली तो एक ये उत्तर भारत की शैली थी। दूसरी, इसमें शिखर युक्त मंदिर थे, शिखर युक्त, शिखर युक्त इसमें मंदिर थे। पंचायतन, पंचायतनों का प्रयोग होता था। इसके अलावा गर्भगृह, आंगन, प्रदक्षिणा पथ, पथ, मकर वाहिनी गंगा, गंगा व कूर्म वाहिनी यमुना, ये द्वार पर। तो ये इतनी विशेषताएं थी कि एक तो नागर शैली के मंदिर गुप्त काल में ज्यादा बने,
उत्तर भारत में ये विशेष रूप से प्रसिद्ध थी। शिखर युक्त मंदिर बनते थे। पंचायतन मतलब मुख्य एक गर्भगृह होता था और 4 मंदिर छोटे छोटे और बनते थे, जिसमें विशेष रूप से हम कह सकते हैं कि मुख्य मंदिर मान लो विष्णु का बना तो शिव का मंदिर है, पार्वती का मंदिर है, इसके अलावा गणेश का मंदिर है और देवी का मंदिर है या सूर्य मंदिर है, तो 4 मंदिर और बनते थे। तो इसको पंचायतन कहते हैं, पंचायतन शैली के मंदिर। गर्भगृह होता था इसमें, सामने अंदर जब हम घुसते थे तो सबसे पहले गेट आता था, उसमें मकर वाहिनी गंगा, मतलब गंगा और यमुना को एक तरह से मानवीकरण किया गया इनको, और मकर के रूप में गंगा का चित्र और कूर्म वाहिनी गंगा यमुना, इनके द्वार पर इनकी मूर्तियां लगती थी। फिर हम अंदर जैसे ही प्रवेश करते हैं आंगन आता था, आंगन के बाद हम देखें गर्भगृह आता था जिसमें मूर्ति स्थापित होती थी, और मूर्ति स्थापित होते हैं उसके चारों तरफ चक्कर काटने के लिए प्रदक्षिणा पथ होता था। तो ये सब नागर शैली के उदाहरण हैं, है ना। और जितने भी हम मंदिरों के बारे में अभी पढ़ेंगे आगे तो वो समस्त मंदिर नागर शैली के ही हैं। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं दूसरी शैली, द्रविड़ शैली। अब अपन पढ़ें ये द्रविड़ शैली, दूसरी शैली द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली ये सबसे इसकी विशेषता कहें तो दक्षिण भारत की शैली थी। दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर बनते थे वो द्रविड़ शैली से बनते थे। इसमें क्या होता था, एक बहुत बड़े प्रवेश द्वार, द्वार जिसको गोपुरम, गोपुरम कहा जाता था, और फिर पिरामिड नुमा, शिखर, शिखर ये बनता था। और ये मंदिर विशाल भूमि पर फैले हुए होते थे, बहुत बड़े बड़े इनमें आंगन हुआ करते थे। तो ये थी द्रविड़ शैली। और एक तीसरी शैली का उदाहरण और मिलता है हमें, वो थी बेसिर। बेसिर शैली में दोनों की मिश्रित शैलियां थी ये। उत्तर भारत में नागर शैली, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली, और मध्य भारत में विशेष रूप से चालुक्य, मध्य भारत में ये शैली थी। इसको छच्छर शैली, छच्छर या खच्चर, यानी घोड़े और गधे के बीच का रूप कहलाता है ना खच्चर, तो इसी से छच्छर शैली या खच्चर शैली भी इसको कहा जाता है। और ये मध्य भारत में प्रचारित थी। तो ये थी मंदिर निर्माण की मुख्य शैली। अब मंदिर निर्माण में हम बात करें तो जो प्रसिद्ध मंदिर था इस समय का वो था, इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट। प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में अपन अब पढ़ लेते हैं। कौन कौन से मंदिर थे प्रसिद्ध मंदिर। प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में अपन बात करें तो प्रसिद्ध मंदिर में सबसे जो सुंदर शानदार कृति है गुप्त काल की, वो है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ पे है, झांसी, यूपी में है। और इसका पुराना नाम है ललितपुर। इसमें विष्णु की शयन मुद्रा में मूर्ति है। साथ ही माता लक्ष्मी पैर दबाती हुई
पैर दबाती हुई ये मूर्ति है यहाँ पर। साथ ही इसी परिसर में 10 अवतार, विष्णु के 10 अवतारों की मूर्तियां हैं। ठीक है, तो ये विशेष रूप से प्रसिद्ध देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, वो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। और इसमें ये झांसी में है, ललितपुर में। विशेष रूप से याद रखना क्योंकि परीक्षा में बार बार प्रश्न आता है ये कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ पर है। सबसे पहली बात तो ये यूपी में झांसी, झांसी डिस्ट्रिक्ट में है। ललितपुर इसका प्राचीन नाम है। विष्णु की शयन मुद्रा में इसकी मूर्ति मिली है। माता लक्ष्मी इसमें पैर दबा रही है और 10 अवतारों की मूर्तियां भी इसमें मिलती है। तो सबसे प्रसिद्ध जो मंदिर था वो पहले स्थान पर देवगढ़ का मंदिर था। इसके अलावा यू ज्यादातर जो मंदिर मिले हैं वो एमपी में मिले हैं, लेकिन कुछ मंदिर हम बात करें तो एक तो ये यूपी का मंदिर था। दूसरा हम बात करें तो भीतरी गांव का मंदिर। अन्य मंदिर जो अपन बात करते हैं ना वो अन्य मंदिर फटाफट लिख लो साथ साथ में। भीतरी गांव का मंदिर, विष्णु का मंदिर है ये भी यूपी में है। एक तीसरा मंदिर सिरपुर का मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, लिखते रहो साथ साथ। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर ये है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो ये मंदिर हमें एमपी के अलावा 3 स्थानों पे ये अपन बात कर सकते हैं। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भीतरी गांव का मंदिर विष्णु का, सिरपुर का लक्ष्मण का मंदिर है ये छत्तीसगढ़ में। इसके अलावा हम कुछ मंदिरों की बारे में बात करेंगे जो एमपी में हमें मिले हैं, जो गुप्त काल की वास्तुकला के बारे में हमें बताते हैं। तो ये आप पहले लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ले लिया? अब अपन बात करें और अन्य मंदिरों की। सिरपुर का है ये चौथा मंदिर। अपन बात करें तो भूमरा का शिव मंदिर, भूमरा का एमपी, ये एमपी में है। तिगवा का विष्णु मंदिर, नचना कुठार का मंदिर, ये पार्वती मंदिर है, ये भी एमपी में है। खो का शिव मंदिर, उदयगिरी का शिव मंदिर, और एक और मंदिर अपन लिख लेते हैं एरण का विष्णु मंदिर। ये प्रमुख मंदिर है एमपी। तो इतने मंदिर बहुत है, आप लोग इतने याद रख लेना, काफी रहेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो इनका फटाफट। फिर अपन बात करते हैं मंदिरों के साथ साथ मूर्तिकला की। बस मूर्तिकला ही हो पाएगा, इतना ही हो पाएगा, चित्रकला अपन नहीं कर पाएंगे। उसके बाद चित्रकला भी है और साहित्य भी है, वो अपन अगले उसमें लेंगे। ठीक है, तो अपन वापस अब चलते हैं चित्रकला की तरफ। सॉरी, मूर्तिकला की तरफ। मंदिर निर्माण के साथ साथ अपन मूर्तिकला को भी देख लेते हैं, है ना। तो मूर्तिकला, अब मूर्तिकला में गुप्त काल में सबसे पहले अपन बात करें कि कौन से मूर्तिकला के केंद्र रहे गुप्त काल में। विशेष रूप से 3 केंद्र थे, मथुरा, सारनाथ,
व पाटलिपुत्र, ये 3 बड़े केंद्र मूर्तिकला के रहे और ये अलग अलग मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध रहे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मथुरा। मथुरा में जो मूर्तियां मिली, लाल बलुआ पत्थर की खड़े बुद्ध की प्रतिमा, खड़े बुद्ध की है, ठीक है, मथुरा में ये। इसके अलावा मथुरा में बुद्ध की भी मिली, इसके अलावा कृष्ण की प्रतिमाएं भी मिली हैं, बुद्ध की भी मिली हैं, बुद्ध तो हो ही गया, सॉरी, कृष्ण, शिवलिंग, इनकी मूर्तियां हमें मिली हैं। सारनाथ की बात करूं, सारनाथ की जो स्थान पर हमें बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति मिली है। मूर्तियां, बैठे हुए बुद्ध की मूर्तियां इसमें मिली हैं। ये पीला बलुआ, ये लाल बलुआ पत्थर की थी, ये पीला बलुआ, ठीक है। पाटलिपुत्र में भी जो मूर्तियां मिली वो जैन, तीर्थंकर, हिंदू मूर्तियां मिली, ठीक है। तो ये 3 हमारे केंद्र थे बड़े मूर्तिकला के। अब अपन पढ़ लेते हैं कि मूर्तिकला की विशेषताएं कौन कौन सी थी, गुप्त काल की मूर्तियों की विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता अपन देखते हैं कि गुप्त काल में जो मूर्तियां बनती थी उनमें कामुकता व नग्नता का अभाव था, ठीक है। कामुकता व नग्नता का अभाव था। अपन ने पहले देखा था कि कुषाण काल तक जो मूर्तियां बनी, कुषाण काल में ज्यादातर जो मूर्तियां बनी उनमें वो कामुक मूर्तियां थी और नग्न रही, उनको उनमें वस्त्रों का अभाव था। तो ये मूर्तियां थोड़ी सी हमें अलग भावनाओं के रूप में प्रदर्शित होती है। लेकिन जो गुप्त काल की जो मूर्तियां बनी उनमें कामुकता और नग्नता का अभाव था, इनमें सरलता, यानी मूर्तियां बड़ी सरल, सौम्य व आध्यात्मिक भाव लिए थी, आध्यात्मिक मूर्तियां गुप्त काल में बनी। तीसरा है इनमें इनका जो केश विन्यास था सुव्यवस्थित, सुव्यवस्थित रहा। मतलब बालों की जो सजावट थी, एक तरह से बाल बिल्कुल भी बिखरे नजर नहीं आते, उनका एक एक बाल बना हुआ इतने शानदार तरीके से हमें मूर्तियों की दिखते हैं। तो इसमें सुव्यवस्थित केश विन्यास था। इसके अलावा वस्त्रों का प्रयोग भी था, वस्त्रों का प्रयोग गुप्तकालीन मूर्तियों में मिलता है। चाहे महात्मा बुद्ध की मूर्ति हो, चाहे अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां हो, सब में वस्त्रों का प्रयोग है। और एक इसमें थी शिव और शक्ति, मतलब अर्धनारीश्वर की मूर्तियां सबसे पहले गुप्त काल में मिली हमें। और गंगा, यमुना का मानवीकरण करते हुए मूर्ति निर्माण, मतलब गंगा और
यमुना को भी मानव का रूप देते हुए मूर्तियां बनाई गई। तो ये इतनी कुछ विशेषताएं थी कि कामुकता और नग्नता का अभाव था। मूर्तियां बड़ी सरल थी, सौम्य थी, देखने में बहुत सुंदर लगती थी। उनके चेहरे बड़े खूबसूरत थे। और आध्यात्मिक मूर्तियां, आंखें बंद है, कोई ध्यान की मुद्रा में है, तो इस तरह की मूर्तियां बनी। उनके बाल बड़े सुव्यवस्थित और अच्छी तरह से बने हुए मिले। वस्त्रों का हर मूर्ति में प्रयोग हुआ है। और शिव शक्ति की, अर्धनारीश्वर की मूर्तियां भी इसमें बनाई गई। और गंगा यमुना की मूर्तियां भी स्पष्ट रूप से हमें मिली है। ठीक है, अपन दो टॉपिक अपने कवर हो चुके हैं, वास्तुकला और मूर्तिकला। क्योंकि मंदिर निर्माण की जो कला थी वो मूर्तिकला से संबंधित थी। अब अपन बात करते हैं चित्रकला की। तो अब चित्रकला के बारे में अपन पढ़ेंगे कि चित्रकला, गुप्त काल की चित्रकला। चित्रकला, चित्रकला का भी ये स्वर्ण काल था। चित्रकला की जो बात करते हैं अपन, तो हमें चित्रकला के ज़्यादातर जो नमूने हैं, या हम चित्रकला की जब बात करें तो दो गुफाएं विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं, अजंता और बाग की गुफाएं, जिनके आधार पर हम चित्रों की जानकारी हमें मिलती है। और इन चित्रों से हमें पता लगता है कि किस किस के बारे में गुप्त काल में चित्र बनाए गए थे, और उनके विषय क्या थे, उनको किस तरह से बनाया गया था। तो हम बात करें कि सबसे पहला है चित्रकला में अजंता। अजंता की गुफाएं, और ज्यादातर हमें जो चित्र मिलते हैं वो गुफाओं में मिले हैं। तो गुफाओं का निर्माण एक तरह से स्थापत्य के अंतर्गत भी आएगा कि कितनी सुंदर ढंग से इन गुफाओं का निर्माण करवाया गया था। वाकाटक वंश के द्वारा अजंता की गुफाओं का निर्माण करवाया गया। और अजंता की जो गुफाएं थी वो इतनी सुंदर और इतनी शानदार गुफाएं हैं कि इनको यूनेस्को यूनेस्को के धरोहर लिस्ट में शामिल किया गया है। धरोहर में इनको शामिल किया गया है। अजंता की जो गुफाएं हैं वो अपन बात करें तो अजंता कहाँ पर है? अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र, औरंगाबाद, औरंगाबाद में भागोरी भागोरी नदी के किनारे सबसे पहले अजंता की जो गुफा का पता लगाया वो थे जॉन स्मिथ। और जो सामने लेकर आए दुनिया के सामने, वो कनिंघम। ठीक है, तो ये अपन आपको याद रखने लायक चीज़ें हैं कि अजंता की गुफाएं बहुत सुंदर बनी हुई है। ये महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद जिले में है, बाघोरी नदी के पास बनी हुई है। यूनेस्को की धरोहर लिस्ट में इसको शामिल किया गया है। जॉन स्मिथ ने इसका पता लगाया और कनिंगम ने हमें इसकी जानकारी दी। अब इसकी विशेषता क्या है? अजंता में, अजंता की जो गुफाएं हैं, मूल रूप से कितनी गुफाएं हैं? 29 गुफाएं हैं। 29 गुफाएं, संख्या कितनी है? 29। जिसमें से 4 चैत्य और 25 विहार। चैत्य जो जो पूजा गृह थे, और विहार माने निवास स्थान। इन गुफाओं का विषय ज्यादातर जो बौद्ध भिक्षु थे उनके ये पूजा घर थे। 4 तो पूजा गृह है जिनमें बौद्ध भिक्षु बैठकर पूजा किया करते थे। और 25 इसमें विहार है जो बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान थे, जिनमें निवास किया करते थे। तो हमें 29 गुफाएं मिली है टोटल। और जो गुफाएं मिली है उनकी दीवारों पर ये भित्ति चित्र मिले हैं, हमें चित्रकला जो देखने को मिली है। और उन भित्ति चित्रों के माध्यम से हमने अनुमान लगाया कि किस तरह की कलाएं थी। तो इसके जो विषय हैं सारे चित्रकला के, अजंता वाली चित्रकला के, ये सारे विषय क्या हैं? धार्मिक, यानी धर्म से रिलेटेड सारे चित्र हमें धर्म से रिलेटेड मिलते हैं। अब कौन कौन सी गुफाएं हैं? तो गुप्तकालीन जो गुफाएं हैं वो 15, 16, 17 और 19
ये 3 गुफाएं हैं, 16, 17 और 19। ये गुप्तकालीन गुफाएं हैं जिनसे हमें गुप्तकालीन चित्रकला का पता लगता है। अब अपन बात करेंगे कि 16 नंबर जो गुफा है उसमें कौन कौन से चित्र हैं, 17 में कौन से चित्र हैं और 19 में कौन से चित्र हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इतना तो। ठीक है, अब अपन बात करें 16 नंबर गुफा की। गुफा नंबर 16, इसमें कौन कौन से चित्र हैं? तो इसमें चित्र जो हैं वो महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित चित्र हैं। सबसे पहले अपन बात करें मरणासन राजकुमारी। मरणासन राजकुमारी का चित्र है। महात्मा बुद्ध के सामने जो 4 दृश्य उपस्थित हुए थे, जैसे वो बाहर निकले थे घूमने तो उनके सामने सबसे पहले एक वृद्ध व्यक्ति आया, फिर बीमार आया, फिर एक शव यात्रा आई और फिर उसके बाद एक सन्यासी देखने को मिला। सन्यासी का तेज देखने को मिला और किस तरह से वैराग्य के भाव उत्पन्न होते हैं। तो महात्मा बुद्ध के 4 दृश्य जो थे वो उनके चित्र बने हुए हैं। एक मरणासन राजकुमारी जो बिल्कुल मरने की स्थिति में है, उसकी सहेलियों ने उसको चारों तरफ से घेर रखा है, उसका चित्र हमें मिलता है। इसके अलावा उपदेश सुनते भक्त, भक्त चित्र हैं। मतलब महात्मा बुद्ध बैठे हैं और उनके उपदेशों को भक्त लोग सुन रहे हैं, तो वो चित्र मिलते हैं। सुजाता की खीर, सुजाता की खीर जो महात्मा बुद्ध के लिए थी। तो ये सारे चित्र अपने को 16 नंबर गुफा में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो 16 नंबर गुफा बहुत इंपॉर्टेंट गुफा, और इसमें ज्यादातर महात्मा बुद्ध, उनके सामने जो दृश्य उपस्थित हुए, सुनते हुए, उनके उपदेश सुनते हुए जो उन्होंने उपदेश दिए थे जनता को, तो वो उनके भक्त हैं। सुजाता की खीर है, मरणासन राजकुमारी है। तो कई तरह के चित्र 16 नंबर में मिलते हैं। अब अपन देखते हैं 17 नंबर। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग कि 16 नंबर गुफा में कौन कौन से चित्र हैं। ठीक है, अब अपन बात करें, चलो अगला पेज निकाल लेते हैं अपन। 17 नंबर गुफा, गुफा 17। 17 के जो विषय हैं वो अपन देखें तो सबसे जो महत्वपूर्ण जो चित्र है वो माता और शिशु का है। माता शिशु का है। ठीक है, जन्म बुद्ध के जन्म से रिलेटेड है। गृह त्याग, गृह त्याग का चित्र है। महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण का चित्र है इसमें। और जातक कथाएं, जातक कथाएं महात्मा बुद्ध के जन्म से पूर्व की कथाएं इसमें मिलती है। महापरिनिर्वाण जो इनको महापरिमोक्ष प्राप्ति हुई थी उसके चित्र हैं। सबसे जो शानदार चित्र है और ये बहुत द्रवित करने वाला चित्र है वो माता और शिशु का है। इसमें राहुल,
पुत्र यशोधरा इसकी माता, और महात्मा बुद्ध के हाथ में जो कमंडल है तो वो कमंडल राहुल के को थमाते हुए, कमंडल थमाते हुए, कमंडल ये राहु को प्रदान कर दिया जाता है। तो कितना भावुक और द्रवित करने वाला दृश्य है कि एक, जब महात्मा बुद्ध वापस लौट कर आते हैं अपने नगर, और वो जब पत्नी और बच्चे का सामना करते हैं तो जब पत्नी है, जब महात्मा बुद्ध को ये बोलती है कि अपने बच्चे को आशीर्वाद दीजिए, तो उन्होंने सबसे बड़ा आशीर्वाद क्या दिया कि अपना कमंडल उस बच्चे को थमा दिया, राहुल को थमा दिया। इसका मतलब राहुल भी अब बौद्ध संघ में सम्मिलित हो गया, या बौद्ध धर्म उसने ग्रहण कर लिया। तो ये माता और शिशु का बहुत बढ़िया और शानदार चित्र है। जन्म के चित्र हैं, गृह त्याग, गृह त्याग जब करने जा रहे थे महात्मा बुद्ध के मन में, जब वैराग्य उत्पन्न हुआ, और जब यशोधरा और राहुल सोए हुए थे, सोए हुए राहुल थे, और जब घर घर त्याग कर वो जा रहे थे तो किस तरह से वो उन दोनों को देख रहे हैं पीछे मुड़कर, वो इसमें गृह त्याग का दृश्य है, जन्म का दृश्य है, परिवाण का है, और जातक कथाएं हैं। तो ये बहुत सारे चित्र हैं जो गुफा नंबर 17 में हमें दिखाई देते हैं, और इतने ज्यादा इसमें चित्र हैं कि इसके कारण इस गुफा 17 को चित्रशाला, राशि चक्र, रंगशाला कहा जाता है। तो सबसे शानदार और सबसे ज्यादा चित्र इस 17 नंबर गुफा में मिलते हैं। ठीक है, अब बची गुफा 19। जो तीसरी गुफा है 19 है, इसमें चैत्य जो थे उसमें अलंकृत भित्ति चित्र हैं, भित्ति चित्र इसमें मिलते हैं। इसमें भी प्रवेश द्वार पर माँ बच्चे का चित्र, माँ बच्चे का चित्र दिखाई देता है, भीख का कटोरा है। यानी सारे चित्र लगभग महात्मा बुद्ध, उनके जीवन, उनके आसपास की घटनाएं जो थी उनसे रिलेटेड चित्र गुफा नंबर 16, 17 और 19 में हमें मिलते हैं। तो ये है गुप्त काल की अजंता से संबंधित चित्रकला। अपन बात करते हैं अब बाघ की गुफाएं। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। बाघ की गुफाएं नेक्स्ट है बाघ की गुफाएं। नंबर 2 बाघ की गुफाएं। बाघ की गुफाएं मतलब 10वीं शताब्दी में तक बौद्ध धर्म का लगभग भारत से पतन हो गया था, और ये बाघ की गुफाएं जो बनी हुई है उनमें बौद्ध भिक्षु और ये रहने लायक कोई बचे नहीं थे, तो बाघों ने निवास कर लिया था, बाघ रहने लगे थे, इसलिए इनका नाम हो गया बाघ की गुफाएं। और ये कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश, धार जिला, धार जिले में है। बाघिन नदी, बाघिन नदी, और ये बाघ गांव भी बाघ नाम है, बाघ गांव। ठीक है, तो ये बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में धार में मिलती हैं, और इसकी गुफाएं ज्यादातर, कुल टोटल इसमें 9 गुफाएं थी, जिसमें से ज्यादातर गुफाएं नष्ट हो चुकी हैं। 4 और 5, 4 और ये 5,
ये दो ही गुफाएं सुरक्षित है, सुरक्षित पाई जाती है। अब इनका इसकी जो खोज थी वो की थी खोज की थी डेंजरफील्ड ने। डेंजरफील्ड ने इनकी खोज की, ठीक है। और ये जो 4 नंबर की जो गुफा है वो कहलाती है रंगशाला। और 5 नंबर की गुफा है वो कहलाती है पाठशाला, ठीक है। तो ये इनके नाम है, रंगशाला और पाठशाला। अब विषय क्या है इनके? विषय इनके बुद्ध, बोधिसत्व, बुद्ध बोधिसत्व, वराह के संकेत भी यहाँ पर मिलते हैं, साथ ही जीवन के संकेत, जीवन को जीने के लिए, जीवन से संबंधित, आम आदमी के संबंधित, आम आदमी, आम व्यक्ति के जीवन से संबंधित विषय यहाँ पर मिलते हैं। इसलिए इसकी जो विषय वस्तु है वो लौकिक भी कही जाती है, लौकिक, लौकिक भी कही जाती है, ठीक है। तो ये जो बाघ की गुफा है, इसके जो चित्र हैं वो दीवारों को मिट्टी से पोत कर, दीवारों को मिट्टी से पोत कर चित्र बनाए गए थे, ठीक है। तो ये चीजें हमें देखने को मिलती है। तो मुख्य रूप से हमने पढ़ा आज कि चित्रकला किस तरह की थी गुप्त काल में। तो गुप्त काल के चित्रों के बारे में हमें 2 जगह से जानकारी मिलती है, अजंता की गुफाएं और बाघ की गुफाएं। अजंता की गुफाएं आपको थोड़ा सा रिवीजन करवा देती हूँ। अजंता की गुफा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, बागोरी नदी है, और इसकी खोज की थी स्मिथ ने, और कनिंघम ने इसका पता दुनिया के सामने इसको लाकर खड़ा किया, और इसकी यूनेस्को की धरोहर में इसको शामिल किया गया है। अजंता, एलोरा, इन सब गुफाओं को यूनेस्को की धरोहर में शामिल किया गया है। इसकी जो मुख्य जानकारी है हमें गुप्त काल की जो जानकारी है वो 3 गुफाओं से मिलती है, 16, 17 और 19। 16 में कौन कौन से चित्र हैं? तो मरणासन राजकुमारी का चित्र है ना, और उपदेश देते हुए भगवान बुद्ध हैं, और सुजाता की खीर है। तो ये चित्र तो वहां से मिलते हैं। और 17 नंबर गुफा जो बहुत बड़ी संख्या में यहाँ से चित्र मिले हैं, इसको हम रंगशाला, राशि चक्र और चित्रशाला भी जिसको कहा जाता है, उसमें माता और शिशु का चित्र सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा हमें जातक कथाएं मिलती हैं। जातक कथाएं महात्मा बुद्ध के जन्म से पूर्व की जो महात्मा बुद्ध के बारे में जो कथाएं चली हुई है वो जातक कथाओं के नाम से जानी जाती है। तो जातक कथाओं के बारे में जानकारी मिली है, उनके जन्म के विभिन्न और घटनाएं थी, जैसे 4 दृश्यों के बारे में भी जानकारी उस चित्रों के माध्यम से मिली है। और इसके अलावा महापरिनिर्वाण जो उनका हुआ था उसके बारे में भी गुफा नंबर 17 में चित्र है। और ये चित्र बहुत ही सुंदर, बहुत ही जीवंत चित्र हैं, और इनको देखकर हम उस समय के इतिहास की जानकारी या उस समय के रंगों का संयोजन, उस समय की बनावट, उस समय किस तरह से गुफाएं पहाड़ों को काटकर बनाई गई थी और उनमें चित्र बनाए गए थे और शानदार इसका आयोजन किया गया था, वो सब हमें देखने को मिलता है। दूसरी है बाघ की गुफाएं। तो ये बाघ की गुफाएं, यहाँ पर बाघ रहने लग गए थे इसलिए नाम इसका बाघ की गुफाएं पड़ गया। ये मध्य प्रदेश में धार डिस्ट्रिक्ट में है, बागी नदी के किनारे है। इसमें 9 गुफाएं थी, लेकिन 4 और 5 2 सुरक्षित बची हैं। 4 को रंगशाला बोलते हैं और 5 को पाठशाला के नाम से जाना जाता है। इसकी खोज डेंजरफील्ड ने की थी, और इसके जो विषय हैं महात्मा बुद्ध के इसमें चित्र हैं, बोधिसत्वों के चित्र हैं, और वराह अवतार के संकेत मिलते हैं, और जीवन की आम अभिव्यक्ति इसमें मिलती है कि किस तरह से बौद्ध भिक्षु इसमें रहते थे, किन नियमों का पालन करते थे, तो उनके चित्र हैं।
तो ये सब विषय हैं, इनको लौकिक, ये विषय लौकिक कहलाते हैं। दोनों में फर्क क्या है? अजंता की गुफाओं के सारे जो विषय हैं वो धार्मिक हैं, और इसके लौकिक जो विषय हैं वो हैं, इसलिए थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है। बाकी दोनों के द्वारा गुप्तकालीन चित्रकला की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, वापस चलते हैं अपने हमने वास्तुकला देख ली, चित्रकला देख ली, मूर्तिकला देख ली, अब अपन ने देख ली साहित्य हमें देखना है। तो साहित्य का अपन अब पढ़ेंगे। अजंता की गुफाएं जैसे बौद्ध धर्म से रिलेटेड थी, बाघ गुफाएं लौकिक है। और अब हम साहित्य देखें कि साहित्य गुप्त काल में किस तरह का था। तो गुप्त काल का जो साहित्य है वो एक तरह से स्वर्णिम युग है साहित्य का भी। मैक्स मुलर ने गुप्त काल को साहित्य का स्वर्णिम युग बताया है। तो अब इसके बारे में अपन थोड़ा देख लेते हैं कि किस किस तरह के हमें साहित्य देखने को मिला। ये देखते हैं अपन इसमें। मैक्स मुलर ने साहित्य का स्वर्णिम युग बताया है, स्वर्ण काल, गुप्त काल को बताया गया है। ठीक है, मैक्स मुलर ने बताया है। अब साहित्य की जो विशेषताएं थी, या हम साहित्य जो रचा गया, वो पहली बात ये थी, मैक्स मुलर ने इसको बताया। अपन दूसरा पॉइंट 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 लें तो सारा जो साहित्य था वो संस्कृत भाषा में रचा गया। ठीक है, रामायण, महाभारत, पुराण, पुराणों का अंतिम संकलन जो था वो इस काल में हुआ। नारद स्मृति, कात्यायन समिति स्मृति, का संकलन, या हम कह सकते हैं नारद स्मृति, कात्यायन स्मृति का लेखन या रचना इस काल की देन है। ठीक है, अब सर्वश्रेष्ठ कवि जो इस युग का था, सर्वश्रेष्ठ कवि कालिदास। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ कवि जो थे वो कालिदास हैं। तो ये कुछ विशेषताएं थी इस साहित्य की। अब हम कवियों के बारे में यदि पढ़ें तो यहाँ कवि या साहित्य का जो हमें पता चलता है वो कुछ और भी कवि थे। जैसे सबसे पहले हम अध्ययन करें, मान लो हरिशेन का। हरिशेन ने हालांकि प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी, लेकिन प्रयाग प्रशस्ति के लेखन से उस समय समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन मिला था हमें। तो उसने लिखा था, प्रयाग प्रशस्ति संस्कृत भाषा में थी, वैदर्भी शैली थी, चंपू शैली भी बोलते हैं। चंपू शैली गद्य और पद्य, गद्य पद्य दोनों भागों में लिखा गया, आधा गद्य और आधा पद्य लिखा गया। ये प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई। हरिशेन किसके दरबार में था? समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के दरबार में कवि थे, और ये सेनापति भी थे, सेनापति, विदेश सचिव। ठीक है, ये हरिशेन। तो पहला कवि अपन इनका अध्ययन करते हुए चलते हैं। दूसरा अपन पढ़ते हैं वीरसेन। वीरसेन ने मंदसौर
प्रशस्ति की रचना की, और इसमें सूर्य मंदिर के बारे में अपने को जानकारी मिली। सूर्य मंदिर, ठीक है। तीसरा है भट्टी, वत्स भट्टी जिसका नाम है, और इन्होंने लिखा था रावण वध। रावण वध लिखा। तो कुछ साहित्य अपन ने पढ़ा, ये भी कवि थे, इस समय साहित्यकार थे। अब अपन पढ़ते हैं सर्वश्रेष्ठ कवि कालिदास की कुछ रचनाओं के बारे में, जो इम्पोर्टेंट हैं और परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। कालिदास, जो भारत के शेक्सपियर कहा गया। कालिदास की अपन रचनाओं को 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले अपन देखें महाकाव्य, खंड काव्य और नाटक। तीसरा क्या है? नाटक, ठीक है। कालिदास भारत के शेक्सपियर कहा गया इनको। सबसे पहले इन्होंने अनेक तरह की रचनाएं की, और ये नवरत्न थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न थे, उनमें से एक रत्न थे कालिदास, और उन्होंने बहुत अधिक रचनाएं की, और संस्कृत भाषा की रचनाएं उनकी इम्पोर्टेंट कही जाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले महाकाव्यों के बारे में अपन पढ़ते हैं। महाकाव्य, इनके 2 महाकाव्य हैं। फर्स्ट है इनका मेघदूत, सॉरी रघुवंशम, ये खंड काव्य है इनका। इसमें फर्स्ट है अपना रघुवंश, रघुवंशम, ठीक है। और दूसरा है कुमार संभव। कुमार संभव खंड काव्य में यदि बात करें तो अपने 1 नंबर पे है मेघदूत, और दूसरा है अपना ऋतु संहार। ऋतु संहार, ठीक है। नाटकों की बात करें तो पहला है मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्र, मालविका अग्निमित्र, ठीक है। दूसरा है विक्रमोर्वशीय। और तीसरा है सबसे प्रसिद्ध नाटक और अंतिम नाटक इनका अभिज्ञान। अभिज्ञान है ये। अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, शाकुंतलम। अब अपन थोड़ा थोड़ा सा परिचय इनके बारे में प्राप्त कर लेते हैं कि इनकी विषय वस्तु क्या है। तो सबसे पहले महाकाव्य इनका है रघुवंशम। रघुवंश नाम से स्पष्ट हो रहा है, रघुकुल रीत सदा चली आई, यानी राम जी का वंशज है ये। राम जी के बारे में कहा गया है। तो राम के जो पूर्वज थे, राम के पूर्वजों के बारे में रघुवंशम में वर्णन है। इसमें 19 खंड है, 19 खंड, ठीक है। 44 राजाओं
राजाओं का वर्णन है। रघुवंश राम के पूर्वज जो थे और कहलाते हैं इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु वंश। इक्ष्वाकु वंश के 44 राजा जो राम के पूर्वज हैं उनका वर्णन रघुवंश में किया गया है और इसके 19 भाग है, 19 सर्ग है, 19 खंड है। तो रघुवंश की आपको क्लियर हो गई कि रघुवंश में क्या क्या है। दूसरा अपन पढ़ते हैं कुमार संभव। ये भी उनका महाकाव्य था। कुमार संभव में विषय वस्तु जो है, कुमार संभव में 17 सर्ग है, ठीक है। और इसकी विषय वस्तु है शिव और पार्वती, शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय, कार्तिकेय के जन्म और प्रकृति चित्रण के बारे में जानकारी इससे मिलती है अपने को इस कुमार संभव महाकाव्य से। संभव महाकाव्य में 17 सर्ग हैं। शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय, एक तो गणेश के बारे में अपन ने, श्री गणेश प्रथम पूज्य देवता हमारा श्री गणेश, उनकी हमें जानकारी है ही। उनके जो बड़े भाई थे कार्तिकेय, उनके जन्म का विवरण मिलता है। और दूसरी बात, प्रकृति चित्रण के बारे में जानकारी हमें किससे मिलती है? इस महाकाव्य कुमार संभव से मिलती है। तो कालिदास के 2 महाकाव्य थे। अब 2 है खंड काव्य। खंड काव्य में मेघदूत और ऋतुसंहार। मेघदूत की जो विषय वस्तु है वो यक्ष, यक्षिणी, विरह, विरह वर्णन, ठीक है। इसमें यक्ष और यक्षिणी के विरह का वर्णन किया गया है और एक बादल के माध्यम से अपने भावनाओं को उन्होंने प्रेषित किया एक दूसरे को। तो यक्ष और यक्षिणी के विरह का इसमें मेघदूत में वर्णन किया गया है। ऋतु संहार जो है वो प्रथम खंड काव्य है, प्रथम खंड काव्य, ठीक है। और इसमें 6 ऋतुओं की जानकारी दी गई है। 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। तो ये थे हमारे 2 खंड काव्य, मेघदूत और ऋतु संहार। मेघदूत में यक्ष और यक्षिणी की विरह वेदना है इसमें, और ऋतु संहार में जो प्रथम खंड काव्य कहलाता है इसमें हमारे भारत की 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। अब आते हैं अपन नाटकों पर। तो मालविका, अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशी और अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम अंतिम अंतिम लेकिन सबसे प्रसिद्ध नाटक है। अंतिम लेकिन सबसे प्रसिद्ध। मालविका अग्निमित्र में शुंग वंश के राजकुमार अग्निमित्र और उनकी प्रेमिका मालविका के बारे में वर्णन है, प्रेम कथा, ठीक है। विक्रमोर्वशीय में राजा पुररवा व उर्वशी अप्सरा, उर्वशी पढ़ते हैं ना, इंद्र के दरबार में अप्सराएं थी, तो ये उर्वशी एक अप्सरा थी और ये धरती पर आई थी और यहाँ राजा पुरवरा से उन्हें प्यार हो गया था। तो ये पुरवरा और उर्वशी की इसमें कथा है, प्रेम कथा है ये भी। और अभिज्ञान शाकुंतलम अंतिम और प्रसिद्ध नाटक है जिसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला, इसकी कहानी है कि किस तरह से वो मिलते हैं, उसके बाद बिछुड़ते हैं, फिर उनकी विरह गाथा है, फिर वो पुनर्मिलन होता है। तो ये सब जो वर्णन है वो अभिज्ञान शाकुंतलम में है। तो इस समय जो साहित्य था, ये कालिदास का जितना भी साहित्य है वो हम पढ़ते हैं कि अंत में मिलन था, सुखांत थे। एक तो सुखांत, जितना भी साहित्य मिलता है वो सुखांत साहित्य था और प्रेम कथाएं थी, ठीक है। तो ये थे कालिदास की कुछ रचनाएं। अब अपन देखते हैं कुछ अन्य रचनाओं के बारे में। अपन चलते हैं वापस अपने प्रथम पेज पर।
कालिदास की रचनाओं के बारे में अपन ने विस्तार से जानकारी प्राप्त कर ली। इसके अलावा जो रचनाएं इस समय रचित की गई थी, वो पंचतंत्र, विष्णु शर्मा का पंचतंत्र था। और बाइबिल के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध जो पुस्तक हुई वो पंचतंत्र थी, सबसे प्रसिद्ध और विश्व की सबसे अधिक भाषाओं में अनुवाद। भाषाओं में अनुवाद, ठीक है। इस पंचतंत्र ग्रंथ का हुआ, विष्णु शर्मा इसके राइटर हैं, और बाइबिल के बाद सबसे प्रचलित और सबसे अधिक भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है। इसमें पशु और पक्षियों के माध्यम से राजकुमारों के लिए नीतिगत कहानियां थी, जिनके माध्यम से एक मॉरल वैल्यूज जो थे उसमें कहानियों के माध्यम से उन राजकुमारों को सिखाए जाते थे। तो ये पंचतंत्र लिखा विष्णु शर्मा ने। अमर कोश अमर सिंह ने लिखा। अमर सिंह भी नवरत्न था, ठीक है। ये अमर कोश लिखा इसने। ये व्याकरण, संस्कृत का शब्दकोश है। ये व्याकरण और संस्कृत का शब्दकोश कहलाता है अमर कोश, जिसकी रचना अमर सिंह ने की। आर्यभट्ट इस समय प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री हुए। आर्यभट्ट, जिन्होंने 3 पुस्तकें लिखी, आर्यभट्टियम, सूर्य सिद्धांत और दशगीतिका। और इन्होंने शून्य का, दशमलव का, पाई का मान, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, इस बात को प्रतिपादित किया। शूद्रक ने मृच्छकटिकम लिखा। मृच्छकटिकम, शूद्रक की रचना है मृच्छकटिकम, मिट्टी की गाड़ी। और इसमें मृच्छकटिकम में ब्राह्मण, व्यापारी, चारुदत्त व गणिका, बसंत सेना के प्रेम का पता चलता है। तो ये मृच्छकटिकम लिखा शूद्रक ने। कामंदक ने नीतिसार लिखा, जो नीतिगत ग्रंथ है, जो हमें नीतियों के बारे में बताता है कि राज्य में कौन कौन सी नीतियों का पालन करना चाहिए। वराहमिहिर, जो हमारे खगोल शास्त्री हुए हैं, इन्होंने भी लघु जातक, वृहद जातक ग्रंथ लिखे। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत लिखा, जो भारत का न्यूटन कहलाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हम कह सकते हैं साहित्यकार इस युग में हुए, जो अपन और भी मैं आपको लिखवा सकती हूँ। बाकी आप लोग किसी भी बुक में देखेंगे तो बहुत सारे साहित्यकार और भी हैं जिन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे, तो आप उनको देख सकते हैं। ये था आपके साहित्य से संबंधित। और आज अपन ने बहुत सारा इसमें कवर किया। प्रशासन कैसा था, साथ में यहाँ की स्थापत्य कला कैसी थी, ठीक है। स्थापत्य कला में विशेष रूप से गुफाओं का निर्माण था, राजप्रसाद का निर्माण था, मूर्ति कला, या हम कह सकते हैं मंदिरों का निर्माण था, और मंदिरों से संबंधित अपने मूर्ति कलाओं का अध्ययन किया। और मूर्ति कला में विशेष रूप से कौन कौन से मंदिर और मूर्ति कला की जो विशेषता रही, जो मुख्य स्थान रहे, उनके बारे में अध्ययन किया। उसके बाद में अपन ने चित्रकला के बारे में जानकारी प्राप्त की कि अजंता और बाग की गुफाएं विशेष रूप से चित्रकला के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान इनका गुप्त काल में रहा। और उसके बाद अपन ने साहित्य का अध्ययन किया। साहित्य की दृष्टि से ये स्वर्णिम युग था। बहुत सारा साहित्य संस्कृत भाषा में रचा गया। कालिदास इस समय के प्रसिद्ध कवि थे, जिन्होंने बहुत अधिक रचनाएं की, जो आज भी विश्व में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, और इसका अध्ययन किया जाता है। साथ ही इस समय खगोल शास्त्री, हम कह सकते हैं गणितज्ञ, और हर तरह के साहित्यकार और लेखक हुए, जिन्होंने अपनी रचनाओं से गुप्त काल के इतिहास की जानकारी हमें दी। और इन सब का अध्ययन करके हमें गुप्त साहित्य का अध्ययन करके हमें गुप्त काल के बारे में जानकारी प्राप्त हुई।
धन्यवाद।